हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार सीएचयू के पेपर के आंसर की के बारे में। और आज का हमारा पार्ट होगा फर्स्ट, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं। जो भी बिहार सीएचयू के एग्ज़ाम दे के आए प्लीज़ आप क्वेश्चंस ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि आपको आंसर्स पता चल सके। बिहार सीएचयू का पेपर 3 शिफ्ट के अंदर होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट। तीनों शिफ्ट के जितने भी स्टूडेंट्स अलग अलग पेपर जो दे के आए हैं वो प्लीज़ कमेंट करके अपने क्वेश्चंस ज़रूर बताइएगा ताकि आपको आंसर की मिल सके। ऑफिशियल आंसर की जैसे आएगी आपको बता दी जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। बस रिजल्ट का आप वेट कीजिए, आंसर की का आप वेट कीजिए, कितने क्या क्वेश्चंस आपके सही होते हैं वो भी बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। और रिजल्ट भी आपका बहुत जल्द आ जाएगा, मतलब विदिन 1 मंथ आपका रिजल्ट वगैरह भी आ जाएगा। दोस्तों अभी जानते हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं वो आपको बता देते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, विच विटामिन इज इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पे एक लाइन तो आपको पता चल गई है कि जो कैल्शियम है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच विटामिन इज इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कौन सा वो विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि शिफ्ट का मेरे को पता नहीं कौन सी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया गया है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी विटामिन डी। जो विटामिन डी है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है और जो विटामिन डी है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये आपने अगर आंसर किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए विटामिन डी इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। देखिए जो विटामिन डी है वो ज़रूरी होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो सीधी सी बात है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज़ द एनुअल वर्ल्ड नो टोबैको डे। यहाँ पे आपको पूछा गया था कि जो नो टोबैको डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको पूछा गया था। ऑप्शन में आपको दिया गया है, फर्स्ट है 12 मई, नेक्स्ट है 25 मई, नेक्स्ट है 31 जून, नेक्स्ट है 31 मई। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी 31 मई। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नो टोबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडल हाइट इज मेजर इन। हो सकता है आपको क्वेश्चन किसी और प्रकार से पूछा गया हो, लेकिन हमें जितना क्वेश्चन मिला है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फंडल हाइट है वो किस में मेज़र की जाती है। हालांकि आपको वहाँ पे वीक वगैरह भी दिया गया होगा। एक प्रेग्नेंट लेडी है जो 24 वीक से प्रेग्नेंट है और उसकी फंडल हाइट मेज़र करनी है तो कैसे या किस में उसको मेज़र करेंगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया हो तो आपको आंसर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। देखिए जो फंडल हाइट है, देखिए जो फंडल हाइट है वो हमेशा सेंटीमीटर में ही मेज़र की जाती है। अब देखिए यहाँ पे रेशनल में, फंडल हाइट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्यूबिक बोन टू द टॉप ऑफ द यूट्रस मेजर्ड इन सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे यही आपको करेक्ट आंसर करना था। ऑप्शन में आपको दिया गया होगा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस प्रकार से आपको। एंड एक ऑप्शन आपको और दिया गया होगा ऑल ऑफ दी अबव, नॉन ऑफ दीज, इस प्रकार से। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था सेंटीमीटर। जो फंडल हाइट है वो सेंटीमीटर के अंदर मेज़र की जाती है। अब देखिए जो फंडल हाइट है वो कौन सा डिस्टेंस होता है, फ्रॉम द प्यूबिक बोन टू द टॉप ऑफ द यूट्रस। देखिए जो प्यूबिक बोन है वहाँ से लेकर टॉप ऑफ यूट्रस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है फंडल हाइट, जिससे सेंटीमीटर के अंदर मेज़र किया जाता है। जैसे यहाँ पे बच्चा है और इसका यहाँ पे बटक्स है ना, तो यहाँ पे यानी कि ये फंडल हाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मेज़र करना है फंडल हाइट। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है या ये जो दूरी है ये कहलाती है फंडल हाइट, ये कहलाती है फंडल हाइट। ये आप इमेज से समझ सकते हैं। ओके आगे देखिए, आफ्टर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी फंडल हाइट ऑफन मैच्ड द नंबर ऑफ वीक्स यू हैव बीन प्रेग्नेंट। यानी 24 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जो फंडल हाइट होती है उसको जो नंबरिंग मैच होती है वो दर्शाती है किसको, प्रेगनेंसी को, कि आप प्रेग्नेंट है और उसकी जो फंडल हाइट है वो मेज़र करके आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वोट इज़ द डाइसल्फ्यूराम यूज्ड फॉर। हालांकि क्वेश्चन आपको और किसी प्रकार से पूछा गया होगा, लेकिन मेरे को क्वेश्चन इतना ही मिला है कि डाइसल्फ्यूराम थेरेपी से क्वेश्चन पूछा गया था। जो डाइसल्फ्यूराम है वो किस लिए यूज़ लिया जाता है, तो देखिए आपको करेक्ट आंसर क्या करना था,
और यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लीजिए डायरेक्टली, ऑप्शंस तो क्या पता आपको क्या क्या दिए गए थे, लेकिन आपको करेक्ट आंसर करना था क्रॉनिक अल्कोहलिज्म या फिर अल्कोहलिज्म। देखिए यहाँ पे डाइसल्फ्यूराम इज यूज्ड टू ट्रीट क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। जो डाइसल्फ्यूराम है एक प्रकार की ड्रग होती है जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज ली जाती है, यानी कि जो दारू पीते हैं उनको डाइसल्फ्यूराम थेरेपी दी जाती है, डाइसल्फ्यूराम ड्रग दी जाती है, जिससे क्या होता है जो भी पेशेंट अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा करता है, जब वो डाइसल्फ्यूराम लेता है तो उसके बाद जब वो अल्कोहल लेगा तो उसको वॉमिटिंग होगी, चक्कर आएंगे, नोजिया वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस होगी, तो वो क्या है जो अल्कोहल है उसको हाथ नहीं लगाएगा। तो इसलिए जो डाइसल्फ्यूराम थेरेपी है वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के पेशेंट्स में यूज ली जाती है। इट कॉज अनप्लीजेंट इफेक्ट व्हेन इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल आर कंज्यूम्ड। देखिए जब ये डाइसल्फ्यूराम ड्रग या फिर डाइसल्फ्यूराम थेरेपी किसी पर्सन को देते हैं तो ये क्या करती है, अनप्लीजेंट इफेक्ट उस पर्सन के अंदर डेवलप करती है जब भी वो थोड़ी बहुत अल्कोहल लेता है। यानी कि अगर वो थोड़ी सी भी दारू पी रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ अनप्लीजेंट इफेक्ट्स होंगे, जैसे नोजिया वोमिटिंग इस प्रकार के। तो आगे जो दारू पी रहा था वो दारू नहीं पिएगा। तो ये जो डाइसल्फ्यूराम है वो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज ली जाने वाली ड्रग है। आगे देखिए द एवरेज मेंटेनेंस डोज इज 250 mg डेली, यानी जो डाइसल्फ्यूराम है इसकी कितनी डोज दी जाती है डेली, 250 mg। ये एवरेज मेंटेनेंस डोज होती है डाइसल्फ्यूराम की, याद रखिएगा कभी एग्जाम में आपको फ्यूचर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के बाद कब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको पूछा गया था। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, नेक्स्ट आफ्टर 30 मिनट, नेक्स्ट आफ्टर 1 आवर, नेक्स्ट आफ्टर 4 आवर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन ए एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाता एज अर्ली एज पॉसिबल तो फिर आपको आंसर में क्या करना होता आफ्टर 30 मिनट। अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल तो फिर आपको करेक्ट आंसर यहीं करना है। अगर एज अर्ली एज पॉसिबल ना मिले तो फिर आपको आंसर करना है आफ्टर 30 मिनट। और साथ ही आपको बता दें ये नॉर्मल लेबर की बात हो रही है। यदि नॉर्मल लेबर होती है तो उसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो स्टार्ट कब कर देते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आपको पूछ ले कि सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुई है तब ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट आप करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा आफ्टर 4 आवर। फिर आपका आंसर क्या होगा आफ्टर 4 आवर, यानी 4 घंटे बाद में ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल देखिए यहाँ पे रेशनल भी दे रखा है, नॉर्मल लेबर एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो एज अर्ली एज पॉसिबल देना है, और अगर सीजेरियन सेक्शन हुआ है तो आफ्टर 4 आवर ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाइल फॉर्मेशन इन फॉलोइंग ऑर्गन। क्वेश्चंस का मेरे को पता नहीं कि कौन सी शिफ्ट का है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको बिहार CHU के एग्जाम के अंदर। जो बाइल फॉर्मेशन है वो कौन से ऑर्गन के अंदर होता है ये आपको पूछा गया था। ऑप्शन में आपको दिया गया है किडनी, लीवर, स्टोमक, गॉल ब्लैडर। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी लीवर। जो बाइल है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर। जिन्होंने आंसर किया है गॉल ब्लैडर उनका आंसर क्या हो गया है, गलत। लेकिन आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, हालांकि सुनने में आ रहा है स्टूडेंट्स ने कहा है कि बाइल फॉर्मेशन का भी क्वेश्चन था और बाइल स्टोर्ड कहाँ पे होता है ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे दोनों आंसर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पूछे कभी भी फ्यूचर में बाइल फॉर्मेशन तो आपको आंसर में क्या करना है, लीवर। लीवर के अंदर बाइल बनता है और स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। जिन्होंने स्टोर यानी कि बाइल स्टोरेज जहाँ पे आपको पूछा गया था वहाँ पे आपको आंसर करना था गॉल ब्लैडर। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। बाइल फॉर्मेशन में आपको लीवर आंसर करना था, जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बाइल फॉर्मेशन एंड बाइल स्टोर्ड से पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे बाइल फॉर्मेशन इन द लीवर एंड बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, दोनों ही क्वेश्चन आपको बिहार CHU के एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पे यही आपको करेक्ट आंसर करने थे, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और लीवर के अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर डिजीज। हालांकि क्वेश्चन आपको किसी और प्रकार से पूछा गया था कि यानी कि एक पर्सन है जिसके अंदर डिजीज कंडीशन डेवलप हुई है और वो उस डिजीज़ के प्रति उसके अंदर इम्यूनिटी बनी है, यानी कि एंटीबॉडीज़ बन गई है और वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटीज़ उसके अंदर डेवलप हुई है। तो ये किस टाइप की इम्यूनिटी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी, देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे। Antibodies that develop in a person's own immune system after the body is exposed to an antigen through a disease or when you get an immunization। देखिए
अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो एंटर होता है, जैसे आप समझ लीजिए चिकन पॉक्स, अगर किसी पर्सन को एक बार हो जाता है तो उसके बाद उसके प्रति एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बन जाती है, तो दोबारा वो कभी भी उस पर्सन को अफेक्ट नहीं करती है। तो कौन सी इम्यूनिटी कहलाती है? एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कि किसी भी पर्सन को ऐसी वो डिजीज कंडीशन जो एक बार अफेक्ट करती है उसके बाद उसके प्रति खतरनाक एंटीबॉडी उस पर्सन के अंदर बन जाती है जो वापस उस बीमारी को नहीं होने देती है, वो कौन सी इम्यूनिटी है? एक्टिव इम्यूनिटी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस प्रकार की जो इम्यूनिटी बनती है वो बहुत लंबे समय के लिए बनती है, मतलब बहुत लंबे समय तक वो प्रिवेंट करती है उस डिजीज कंडीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट ड्रग कॉज डायलेटेड प्यूपिल्स। आपको यहाँ पे क्वेश्चन तो थोड़ा कुछ अलग प्रकार से पूछा गया था, डायलेट प्यूपिल को लेकर ही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी वो ड्रग है या फिर कौन सा वो सब्सटेंस है जो प्यूपिल डायलेटेड का काम करता है या फिर प्यूपिल डायलेशन का काम करता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था फिर कोकेन। कोकेन, हीरोइन, गांजा, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिए गए थे, आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर करना था कोकेन। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं, डायलेटेड प्यूपिल्स कौन कौन सी ड्रग्स जो है कॉज करती है। डायलेटेड प्यूपिल्स आर वन साइन डेट समवन हैज़ यूज्ड इलीगल ड्रग्स सच एज कोकेन, एम्फेटामाइंस, LSD। LSD का मतलब है लिसर्जिक एसिड डाईइथैलेमाइड। देखिए यहाँ पे कुछ ड्रग्स है जो इलीगली अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से प्यूपिल्स डायलेशन हो सकती है या फिर डायलेटेड प्यूपिल्स हो सकती है। कौन कौन सी वो ड्रग्स है? कोकेन, और यहीं आपको करेक्ट आंसर करना था, वहाँ पे गांजा, कोकेन, हेरोइन, इस प्रकार से आपको ऑप्शंस में दिए गए थे, आपको करेक्ट आंसर क्या करना था? कोकेन। एम्फेटामाइन भी क्या करती है? प्यूपिल डायलेशन। एंड LSD भी क्या करती है? डायलेशन प्यूपिल। तो यहाँ पे LSD की फुल फॉर्म भी दी गई, कभी कभार अगर फ्यूचर में पूछ ली जाए तो आपको यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म दी गई है वो आपको याद करनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मेन कॉज ऑफ 0 to 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड डेथ। देखिए जो 0 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर डेथ होने का मुख्य कारण क्या है? मेन कॉज क्या है? ऑप्शन में आपको दे रखा है, फर्स्ट डायरिया, नेक्स्ट न्यूमोनिया, नेक्स्ट प्रीटर्म बर्थ, नेक्स्ट डिहाइड्रेशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन बी, न्यूमोनिया, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों में डेथ का मुख्य कारण होता है, मेन कॉज होता है। देखते हैं इसके बारे में भी और जान लेते हैं। जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है न्यूमोनिया, वो क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों की डेथ का। और जो प्री टाइम बर्थ है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों की डेथ का। और जो डायरिया है वो कौन सा है? थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज होता है बच्चों की डेथ का, 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों की डेथ का। तो ये आपको अलग अलग वैल्यूज़ जो दे रखी है, फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन कौन है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया, और यहाँ पे सेकंड मोस्ट कॉमन प्री टाइम, नेक्स्ट डायरिया। इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a patient receiving magnesium sulfate and patient suddenly have decreased respiratory rate below 16, what will be the nursing action? यदि कोई पर्सन मैग्नीशियम सल्फेट यानी कोई पेशेंट जो मैग्नीशियम सल्फेट ले रहा है और उस पेशेंट की अचानक से जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 16 से बिलो चली जाती है, वो 16 से बिलो चली जाती है, तो एज ए नर्स आप वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट डबल डोज, जो आप मैग्नीशियम सल्फेट उस पेशेंट को दे रहे हो वो आप डबल डोज दोगे उसकी। नेक्स्ट एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट हाफ डोज, जो आप डोज उस पेशेंट को दे रहे हो वो हाफ डोज दोगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन देखिए, होल्ड द नेक्स्ट डोज, जो नेक्स्ट डोज आप दे रहे हो उसको आप होल्ड कर दोगे या फिर आप स्टॉप कर दोगे। नेक्स्ट एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्या आप जो कैल्शियम ग्लूकोनेट वो क्या आप एडमिनिस्टर करोगे? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन सी, होल्ड द नेक्स्ट डोज, यानी कि जो नेक्स्ट डोज आप देने जा रहे हो वो होल्ड कर देनी है। अगर रेस्पिरेटरी रेट बिलो 16 चली जाए तो आपको क्या करना है? मैग्नीशियम सल्फेट जो चल रहा है उसको स्टॉप कर देना है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसकी एंटीडोट होती है कौन? कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये कब दी जाती है? जब मैग्नीशियम सल्फेट के टॉक्सिक या फिर एडवर्स रिएक्शन पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है या फिर टॉक्सिक इफेक्ट अगर पर्सन के अंदर डेवलप होते हैं तभी कैल्शियम ग्लूकोनेट दी जाती है। तो ये एंटीडोट होती है किसकी? MgSO4 की। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ, तो आज याद कर लेना फिर से
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपीटी स्टैंड्स फॉर। डीपीटी की आपको फुल फॉर्म पूछी गई थी, बिल्कुल सीधा सिंपल आपको सवाल पूछा गया था। ऑप्शन देखिए आपको इसी प्रकार से दिए गए होंगे, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, नेक्स्ट डिप्थीरिया, प्लेग एंड ट्यूबरकुलोसिस, नेक्स्ट डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस। यानी कि सब में एक एक नाम आपको चेंज कर रखा है। यहाँ पे देखिए ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पे देखिए डायरिया ना, यहाँ पे देखिए प्लेग। एक जो ऑप्शन करेक्ट आपको दे रखा है वो कौन सा, ऑप्शन डी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करके भी मतलब जो ऑप्शन है वो चेंज करके आपको दे सकते हैं। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल इजी ये सवाल है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, ये क्या होता है, डीपीटी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ एपिडेमिक। हो सकता है आपको एपिडेमिक की डेफिनेशन दी गई हो ऑप्शंस के अंदर, तो और एपिडेमिक के बारे में आपको पूछा गया हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना था, करेक्ट आंसर, एन एपिडेमिक इज द रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए गिवन पॉपुलेशन विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एपिडेमिक का मतलब होता है कोई भी डिजीज कंडीशन जो स्प्रेड आउट होती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल के अंदर, यानी बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है, लेकिन वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर वो अफेक्ट करती है और एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर वो अफेक्ट करती है। फिर आप बोल सकते हैं कि कम्युनिटी के अंदर, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड आउट होती है, वो क्या कहलाती है, एपिडेमिक। क्या कहलाती है, एपिडेमिक। नेक्स्ट देखिए, STI स्टैंड्स फॉर। STI की फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी और ऑप्शंस में आपको मिले होंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसफर इन्फेक्शन, नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसफर्ड डिजीज। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सेकंड, सेक्सुअली ट्रांसफर्ड इन्फेक्शन। STI आई दे रखा है, किसी ने अगर डिजीज किया है तो उनका आंसर गलत हो गया है, जिन्होंने किया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द वायरल डिजीज कंडीशन। निम्नलिखित में से आपको वायरल डिजीज कंडीशन चूज करनी थी कि वो कौन सा वो ऑप्शन है जो वायरल डिजीज कंडीशन को शो करता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, नेक्स्ट कोलेरा बोटुलिज्म, नेक्स्ट एड्स एंड हिपेटाइटिस, नेक्स्ट लेप्टोस्पायरोसिस एंड न्यूमोनिया। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, एड्स एंड हिपेटाइटिस। दोनों ही डिजीज कंडीशन कौन सी डिजीज कंडीशन है, वायरल डिजीज कंडीशन, मतलब वायरस की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन। बाकी जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सभी बैक्टीरियल डिजीज कंडीशन है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिशन रूट, यानी जो हेपेटाइटिस बी है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन हो सकता है आपको 2-3 लाइन में दिया गया हो या फिर हो सकता है और किसी प्रकार से पूछा गया हो, लेकिन हेपेटाइटिस बी का आपको रूट पूछा गया था कि किस प्रकार से वो ट्रांसमिट होता है, तो ये सभी को आपको पता भी होगा। चलिए कोई बात नहीं पता है तो, हेपेटाइटिस बी इज स्प्रेड व्हेन ब्लड, सीमेन एंड अदर बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द person infected with the virus enters the body of someone who is not infected। वो पर्सन जो इन्फेक्टेड नहीं है, अगर उसके अंदर कोई भी बॉडी फ्लूइड, ब्लड, सीमन ऐसे पर्सन के ट्रांसफ्यूज कर दे जिसको हेपेटाइटिस बी हो रखा था, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। मतलब ये ब्लड, सीमन एंड अदर जो भी बॉडी फ्लूइड्स है इससे ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है। कौन सी, हेपेटाइटिस बी। तो ये डायरेक्टली जो है वो ब्लड हो सकता है और सीमन हो सकता है या फिर और अदर जो भी बॉडी फ्लूइड्स है वो भी हो सकते हैं, जो हेपेटाइटिस बी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 30-year-old pregnant woman is diagnosed with pulmonary tuberculosis. Which of the following anti-tuberculosis that should not be given? देखिए 30 साल की एक ऐसी महिला है जो प्रेग्नेंट है और वो डायग्नोस हुई है किससे, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से। हो सकता है आपको क्वेश्चन किसी और प्रकार से पूछा गया हो, लेकिन यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से वो डायग्नोस हुई है। अब आपको पूछा गया है कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग आप इस महिला को नहीं दोगे। ऑप्शन में आपको दिया गया, फर्स्ट है आइसोनियाजाइड, नेक्स्ट रिफाम्पिसिन, नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन, नेक्स्ट इथाम्बिटोल। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब इसका रीज़न भी जान लीजिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन आप उसे क्यों नहीं दोगे, ये ऑटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक होती है। चलिए रेशनल से जानते हैं इसको कंप्लीट डिटेल में। स्ट्रेप्टोमाइसिन में कॉज फॉर ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी इनटू डेवलपिंग फिटस, जो फिटस अभी डेवलप हो रहा है उस फिटस में ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। कौन सी ड्रग, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसलिए ये प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती है। इट ऑल्सो कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर ऑल्सो, यानी कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है। इट विल डैमेज एर्थ क्रेनियल नर्व, कौन सी होती है,
क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व एंड कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये 8th नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है, बोले तो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, एंड ये ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो कौन सी नर्व को डैमेज करती है, तो आपको आंसर क्या करना है, 8th क्रेनियल नर्व या फिर वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन। हाँ, हो सकता है आपको क्वेश्चन किसी और प्रकार से पूछा गया हो कि एक मदर से न्यू बॉर्न के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे, तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। यानी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन को लेकर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जानते हैं इसको भी, पासेज ऑफ ए डिजीज कॉजिंग एजेंट या फिर पैथोजन फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग द पीरियड इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। यानी कि वो एजेंट या फिर वो पैथोजन जो मदर से बेबी के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं आफ्टर एंड बिफोर बर्थ, वो क्या कहलाते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन। वो डिजीज कंडीशन क्या कहलाती है, वर्टिकल ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इक्लेम्पसिया इज, यानी इक्लेम्पसिया की आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई थी और यहाँ पे आपको ऑप्शंस में मिले होंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट, प्रोटामाइन सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, अभी मैंने आपको बताया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया। प्रोटामाइन सल्फेट किसकी एंटीडोट है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कौन सी ड्रग है या किस में यूज ली जाती है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर फॉर हेल्थ स्टेटस इज। देखिए जो मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो कौन सा हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर है, ऑप्शन में आपको दिए गए, फर्स्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नेक्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेक्स्ट एडल्ट मोर्टेलिटी रेट, नेक्स्ट कैश फर्टिलिटी रेट। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन बी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR वो क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है हेल्थ स्टेटस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए न्यूली मैरिड हेल्दी कपल इज आस्किंग फॉर द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ए नर्स विल एडवाइस। यानी कि न्यूली मैरिड कपल है और वो आपको पूछ रहे हैं कि कौन सा वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, और आप एज ए नर्स उन्हें एडवाइस दे रहे हैं, तो आप कौन सी एडवाइस उन्हें आप देंगे। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट बैरियर मेथड, नेक्स्ट IUD, नेक्स्ट कंबाइंड ओरल पिल्स, नेक्स्ट रिदम मेथड। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी, कंबाइंड ओरल पिल्स। अगर आपके पास कोई भी न्यूली कपल्स आते हैं और वो आपको पूछते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो आपको बताना है कंबाइंड ओरल पिल्स। जो कंबाइंड ओरल पिल्स है वो मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा रेशनल जान लेते हैं। बेस्ट मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन फॉर ए न्यूली मैरिड हेल्दी कपल, जिन्हें हनीमून कॉन्ट्रासेप्शन भी कहा जाता है, इज ओरल पिल्स। कंबाइंड पिल्स इट इज़ मोर देन 99% इफेक्टिव। यहाँ पे इफेक्टिव कर लेना, डिफेक्टिव हो गया। तो देखिए जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है या फिर कंबाइंड जो ओरल पिल्स होती है वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ होती है, यानी कि 99% इनकी इफेक्टिवनेस होती है। तो यहीं आपको उनको एडवाइस करनी है जो भी न्यूली कपल्स आते हैं, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि जो न्यूली मैरिड हेल्दी कपल्स है उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको आंसर में क्या करना है, हनीमून कॉन्ट्रासेप्शन। यानी कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे आप, हनीमून कॉन्ट्रासेप्शन। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। आप कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो। फर्स्ट देखिए, इन्फॉर्म द फिजिशियन, नेक्स्ट स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइंस, नेक्स्ट इन्फॉर्म ब्लड बैंक, नेक्स्ट मॉनिटर वाइटल साइंस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन। में 5-7 बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ कि सबसे पहले अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तो सबसे पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है उसको स्टॉप कर दीजिए और वो जो वाइटल साइंस है वो मॉनिटर कीजिए, उसके बाद फिजिशियन को आप इन्फॉर्म कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन इंपॉर्टेंट। हालांकि क्वेश्चन आपको और किसी प्रकार से पूछा गया था, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया था यहाँ पे, और वो यही था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है। तो देखिए यहाँ पे, करेक्ट पोजीशनिंग एंड अटैचमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छी पोजीशन और जो अटैचमेंट है वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है
अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की या फिर सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीडिंग देने की। नेक्स्ट, अटैचमेंट इज ऑल्सो समटाइम्स नॉन एज लेचिंग ऑन, यानी जो अटैचमेंट है उन्हें क्या कहा जाता है, लेचिंग ऑन भी कहा जाता है। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में अटैचमेंट दिया गया हो और वहाँ पे आपको पूछा गया हो क्वेश्चन के अंदर और आपको आंसर करना हो वहाँ पे अटैचमेंट। हालांकि मेरे को क्वेश्चन सही से पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोजीशन, यहाँ पे मतलब कौन कौन सी ऐसी वो पोजीशन है जो जिसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। देखिए फर्स्ट है क्रेडल पोजीशन, नेक्स्ट है क्रॉस क्रेडल पोजीशन, नेक्स्ट है क्लच पोजीशन एंड नेक्स्ट है साइड लाइन पोजीशन। तो ये कुछ पोजीशन है 4 प्रकार की जिनके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों इतने क्वेश्चंस थे, यानी कि 20 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं जो मुझे मिले हैं, उतने क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर और भी मिल जाएंगे। और जिनको पता है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो कमेंट करके क्वेश्चंस ज़रूर बताइएगा ताकि आपको आंसर की उनकी भी मिल सके। और ये जो PDF है वो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आपको जाना है टेलीग्राम पे और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स और अपने आप को ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों वहाँ पे ये PDF मिल जाएगी और भी सभी प्रकार की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।